हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरटी एकेडमी। और मैं आपका बायोलॉजी टीचर नागेंद्र साहू। तो वेलकम है हमारे 12th का आज हमारे नेक्स्ट लेक्चर चैप्टर इवोल्यूशन एंड टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा आज हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल। तो 12th आई होप एंड आई एम श्योर कि आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर रहे होंगे। करते रहिए यूं ही और हमारे साथ कंटिन्यूअस बने रहिए हमारे लेक्चर्स में। तो 12th हमारे जो चैप्टर चल रहा था इवोल्यूशन, जहां पर हमने अर्थ पे सबसे पहले लाइफ की ओरिजिन होते हुए देखा, एविडेंसेस देखे, एविडेंसेस के बाद हमने थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन देखी, जहां पर लैमार्क जी, डार्विन जी, ह्यूगो डे व्रीज, इन लोगों ने हमें बताया कि आखिर अर्थ पर लाइफ कैसे आई, क्या ऐसे रहा होगा, ऑर्गेनिज्म में उन्होंने क्यों इवोल्यूशन किया, किन कारणों से नए नए वेरिएशन बने। और आज हम जानने जा रहे हैं हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम लॉ एंड द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल। तो हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल का जो लॉ था थोड़ा मैथमेटिकल है, तो इस मैथमेटिकल चीज को मैं आपके लिए आसान बनाऊंगा पूरी कोशिश के साथ कि आप इस मैथमेटिकल प्रॉब्लम से दूर हो सके और आसानी से चीजें आपको समझ में आ सके। तो हार्डी और वीनबर्ग दो अलग लोग थे जिन्होंने एक प्रिंसिपल बनाया हमारे लिए, और वो प्रिंसिपल क्या था मैं आपको बताता हूँ। आप पहले चालू करते हैं, आपसे इंट्रोड्यूस करा दें मिस्टर हार्डी एंड वीनबर्ग से। आइए हार्डी-वीनबर्ग जी। तो हार्डी एंड वीनबर्ग ये हमारे दो साइंटिस्ट थे, एक मैथमेटिशियन थे, जिनकी मदद से एक नया लॉ दिया गया, एक नया प्रिंसिपल दिया गया। ये प्रिंसिपल कहता क्या है? इस प्रिंसिपल का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि मान लीजिए आप कहते हैं कैपिटल टी एंड कैपिटल टी ये टॉल प्लांट है। ओके, टॉल प्लांट है भाई। और आप ये भी कहते हैं टॉल प्लांट के साथ ये डोमिनेंस भी है, ये डोमिनेंस भी है। हाँ भाई, ये डोमिनेंस भी है। अब सिंपल सी बात है, जो डोमिनेंस है वो डोमिनेंस है, और हमारे दिमाग में आया कि जहां जहां भी डोमिनेंस रहेगा वो रिसेसिव भाई साहब को हाइड करता रहेगा। यानी जो हमारा डोमिनेंट एलील है, एलील यू नो पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर और पेयर ऑफ अ जीन इज कॉल्ड एलील। अब ये तो ड्वार्फ है हमारा, ये हमारा ड्वार्फ है, और ड्वार्फ क्या पावर होता है? रिसेसिव होता है। यानी अगर हमारा एक टॉल जो डोमिनेंट जीन है, डोमिनेंट एलील है, और हमारा स्मॉल टी जो कि ड्वार्फ एलील है, अगर आप देखें तो कैपिटल टी और स्मॉल टी के बाद क्रॉस कराने पे आप देखते थे क्या बनता था? कैपिटल टी स्मॉल टी हाइब्रिड बनता था। यानी कि अगर देखा जाए तो लगातार अगर ऐसे होता रहेगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ड्वार्फ वाला एलील खत्म हो जाना चाहिए, धरती से ड्वार्फ खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ड्वार्फ एलील भी कांस्टेंट रखता है अपने नंबर को। बात को समझिएगा। हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम लॉ ये कहता है कि चाहे डोमिनेंट कितने भी हों, लेकिन पर्टिकुलर एक जो हमारा एलील है, जो ड्वार्फ है, जो रिसेसिव है, वो एलील किसी पॉपुलेशन से खत्म नहीं हो पाएगा, भले उसके नंबर कम हो। जो कि अगर हम अपना कॉमन सेंस यूज करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि सर अगर कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कराते हैं सर तो हाइब्रिड बनता है, यानी टॉल बनता है सर धीरे धीरे तो एलील खत्म हो जाएगा, स्मॉल टी वाला तो सभी टॉल हो जाएंगे, क्योंकि टॉल जिसके साथ भी क्या डोमिनेंस रखेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। हार्डी-वीनबर्ग ने ये शो किया एक मैथमेटिकल एनालिसिस के थ्रू कि ये जो एलील है, जो रेसेसिव एलील है, ये रेसेसिव एलील कभी भी किसी पॉपुलेशन से गायब नहीं होगा, वो अपनी फ्रीक्वेंसी को मेंटेन रखेगा। और शायद इसीलिए आज भी पी प्लांट के ड्वार्फ प्लांट मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि सब टॉल डोमिनेंट है तो अब डोमिनेंट ही रहेगा, धीरे धीरे करके ड्वार्फ खत्म ही हो गया। नहीं,
ड्वार्फ के एलील भी हमारे पास बचे रहे। यानी कि इन्होंने एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव किया कि किसी भी पॉपुलेशन में एक एलील अपने फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखता है, पॉपुलेशन चाहे जितनी चली जाए। यही कारण है कि ड्वार्फ भी आज है जिंदा और टॉल तो है नहीं जिंदा। चलिए, ये मेरे मेथड के थ्रू मैंने आपको समझाया कि कैसे आप क्या था हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम, इसलिए इक्विलिब्रियम बोला गया है। और हार्डी-वीनबर्ग दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने अपने नाम से बना दिया हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम। क्या इक्विलिब्रियम रखना है कि किसी भी पॉपुलेशन में ड्वार्फ एलील भी है तो ड्वार्फ हो या टॉल हो, हर एक एलील अपनी फ्रीक्वेंसी को इक्विलिब्रियम करके रखता है, मेंटेन करके रखता है। चलिए आते हैं इनकी बात पे। It says that allele frequency in a population are stable and is constant from generation to generation in the absence of disturbing factor। एक बात इन्होंने बोल दी है कि कोई डिस्टर्बिंग फैक्टर ना हो। डिस्टर्बिंग फैक्टर क्या है ये भी हम चर्चा करेंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो हार्डी और वीनबर्ग के लॉ को डिस्टर्ब कर सकते हैं। अभी बताता हूं आपको, पहले हार्डी वीनबर्ग तो समझ लें, फिर उसके फैक्टर को समझ लेंगे। चलिए, तो हार्डी वीनबर्ग का नियम लॉ आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी फ्रीक्वेंसी में किसी भी पॉपुलेशन में एक फ्रीक्वेंसी को स्टेबल रखना, कांस्टेंट बनाए रखना, ये कहता है हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, मैं आपको फ्रीक्वेंसी निकालना सिखाऊंगा। जैसे मैंने स्टार लगाया इस पे, फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। किसी जीन की या किसी जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। याद रखिए कुछ टर्म्स होते हैं जो पहले के पढ़ाए हुए हैं, जीनोटाइप, फिनोटाइप, सब पता है आपको। जीनोटाइप मतलब ये जीनोटाइप हो गया, फिनोटाइप हां भाई टॉल है, फिनोटाइप हो गया। क्लियर? द जीन पूल यानी टोटल जीन एंड देयर एलील इन अ पॉपुलेशन। जीन पूल की डेफिनेशन मैंने यहाँ राइट की। जीन पूल क्या होता है? टोटल जीन्स एंड देयर एलील इन अ पॉपुलेशन। एक टोटल जीन कितने हैं? मान लीजिए 10 लोगों की पॉपुलेशन है, 5 लंबे 5 बौने हैं, तो टोटल जीन जितने भी हम लोग के जीन्स हैं इसको मिला लीजिए और उनके एलील यानी उनके कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को मिला लीजिए। जीन्स क्या है? हम अगर प्योर टॉल है तो कैपिटल टी, कोई प्योर डॉर्फ है तो स्मॉल टी। एलील क्या है? कैपिटल टी और स्मॉल टी को बना करके आपने एलील बोल दिया। ठीक है, तीन सब समझिएगा। तो जीन पूल का मतलब है टोटल जीन्स एंड देयर एलील इन अ पॉपुलेशन रिमेन अ कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड जेनेटिक इक्विलिब्रियम या हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम। यही हमारा इक्विलिब्रियम है। मैं कहने का सिर्फ इतना मतलब है, 100 लोगों की भीड़ में 40 डोमिनेंट थे, 40 रेसेसिव थे एंड 20 यानी 20 हैबिटॉल थे। तो कह रहा है ये रेशियो जनरेशन टू जनरेशन मेंटेन रहेगा। ये नहीं कि अचानक डोमिनेंस 100 पहुंच जाए। ऐसा नहीं कि डोमिनेंस 100 हो गया, बेचारे तो ड्वार्फ यानी रेसेसिव कैरेक्टर और हाइब्रिड चले गए। यही कह रहा है हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम कि हर एक जीन और जीनोटाइप अपने नंबर को कांस्टेंट रखता है। ये है इक्विलिब्रियम। अब समझ में आपके आ गया होगा। सम टोटल ऑफ ऑल एलिनिक फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1। इन्होंने बोला जितनी भी टोटल फ्रीक्वेंसी है वो 1 के बराबर है। जिनको मैथ थोड़ी बहुत आती होगी वो समझ पाते होंगे। चलिए इनके लॉ को साबित करते हैं। क्या है इनका लॉ? चलिए देखते हैं इनके लॉ को। थोड़ा इधर कर देता हूं। तो हार्डी-वीनबर्ग के प्रिंसिपल को समझने के लिए इनके लॉ को थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं। ध्यान से थोड़ा समझिएगा बच्चों। टॉपिक थोड़ा सा मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा इससे कि आप चलिए देखते हैं हार्डी-वीनबर्ग का लॉ कैसे काम करता है। ये मैथमेटिकल देखिए, डरिए नहीं, घबराइए नहीं। एग्जाम्पल दे रहा है, कंसीडर इन अ डिप्लॉयड P and Q और द फ्रीक्वेंसीज ऑफ ऑल एलील A and A रिस्पेक्टिवली। दिमाग खराब हो गया। चलिए आ जाइए मेरे पास। कह रहा कोई एक पॉपुलेशन है, कोई हमारे पास एक पॉपुलेशन है। एक पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में
ए कोई एक जीन है और ए उसका दूसरा जीन है जो रिसेसिव जीन है, ये रिसेसिव जीन है। समझिएगा भाई, कोई पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में हमें दो जीन देखने को मिल रहे हैं। एक जीन कैपिटल ए है जो डोमिनेंट है, दूसरा स्मॉल जीन ए है जो रिसेसिव जीन है। अब मान लीजिए कि ये कोई एक पर्सन है, समझिएगा ध्यान से। इन भाई साहब के पास जो जीन है वो है कैपिटल ए एंड कैपिटल ए। इनके पास जो जीन है स्मॉल ए स्मॉल ए। तो डिप्लॉयड कंडीशन में जीन पाए जाएंगे क्योंकि एक स्पर्म हमको फादर से मिले, एक हमको मदर से मिले, इसलिए ये हमेशा डिप्लॉयड कंडीशन में पाए जाएंगे, एक जाइगोट में एक ह्यूमन में। ए जीन इनमें है, इनमें ए जीन है। तीसरा एक और बंदा आ गया, तीसरा एक और बंदा आ गया जिसके पास जीन्स हैं हमारे कैपिटल ए स्मॉल ए। आप अच्छे समझ गए होंगे, एक हमने डोमिनेंट स्टेज शो किया, एक रिसेसिव और एक हाइब्रिड। ठीक है, ये आ गया। अब हमने कहा कि ए की फ्रीक्वेंसी कैसे निकालना है बता रहा हूं आपको। ए की जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम पी से डिनोट करेंगे, स्मॉल ए की जो फ्रीक्वेंसी है उसे हम क्यू से डिनोट करेंगे। समझिएगा, कह रहे हैं ए कैपिटल ए एंड स्मॉल ए टू जीन्स थे। हमारे पास ये एक पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन में एक बंदा है जिसके पास कैपिटल ए जीन था, एक बंदा जिसके पास स्मॉल ए जीन है, एक बंदे के पास कैपिटल ए और स्मॉल ए जीन है। हमने कहा कि ए की अगर हम फ्रीक्वेंसी पूरे पॉपुलेशन में निकालेंगे तो ए की फ्रीक्वेंसी को हमने लेट किया, अज्यूम किया पी मान लेंगे और स्मॉल ए को क्यू मान लेंगे। अब जरा इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, P प्लस क्यू। P प्लस क्यू P प्लस क्यू कैसे हो जाएगा। अब देखिए एक ए के लिए हमने क्या माना फ्रीक्वेंसी P, कितने ए हैं, दो ए हैं, तो ये P स्क्वायर हो जाएगा P स्क्वायर। भाई एक ए के लिए हमने माना फ्रीक्वेंसी P थी, तो इस बंदे के लिए अगर हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो दो ए है तो P स्क्वायर हो गया। सेम एज इनकी अगर हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो Q स्क्वायर हो जाएगा। अब इस P और Q स्क्वायर को जरा आप साथ में रख देंगे तो P प्लस Q का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर आप फार्मूले को ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर जो हमने पढ़ा हुआ है फॉर्मूला, एंड 2PQ। P स्क्वायर किसको डिनोट कर रहा है, कैपिटल ए प्लस Q स्क्वायर किसको डिनोट कर रहा है, स्मॉल ए प्लस 2PQ डिनोट करता है 2A एंड A। इस कंडीशन को ये हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल कर रहा था और ये इज इक्वल टू होता है किसके, 1 के, यानी यहां पर इज इक्वल टू किसके, 9 के। ये हार्डी-वीनबर्ग लॉ है, P प्लस Q का होल स्क्वायर। PQ है क्या, फ्रीक्वेंसी मानी गई है, लेट कर लीजिए। यहाँ पर मैथ तो मुझे बहुत आती नहीं है, बायोलॉजी का स्टूडेंट रहा हूं, ओके। तो लेट किया हमने कि अगर A की फ्रीक्वेंसी को P माने तो इस बंदे की फ्रीक्वेंसी क्या बनेगी, P स्क्वायर, बिकॉज दो A है। इन बंदे की फ्रीक्वेंसी बनेगी Q स्क्वायर, बिकॉज दो है Q। हमने दोनों को फार्मूले पे पुट अप किया, P प्लस Q का होल स्क्वायर निकाला तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर बाय 2PQ निकला। P स्क्वायर A को डिनोट करता है, Q स्क्वायर स्मॉल a को डिनोट कर रहा है एंड 2PQ इस भाई साहब को डिनोट कर रहा है। ये है इक्विलिब्रियम लॉ। ये लॉ समझ गए आप। अब आपको दिखाते हैं फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। हमारे पास सारी चीजें वही लिखी हुई है जो यहाँ पर है। मैंने आपको इतने सरल समझाया, वो ज्यादा आपको अच्छे समझ में आएंगे। थ्योरी के लिए बात बनाएंगे तो आप थ्योरी से कॉपी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 10। आप देख रहे हैं टोटल इस ग्राफ में
20 बीटल्स हैं। ओके, ध्यान समझिएगा, 20 बीटल्स। अभी ये जो लेवल बता रहा हूं, ये लेवल आपको मैं अब नीट का ले चल रहा हूं। ये लेवल पीछे आपके 12th बोर्ड के लिए सिर्फ उतना ही था। अभी थोड़ा लेवल ऊपर ले चला, क्योंकि चीज समझ में आनी चाहिए, नहीं समझ में आएगी तो आपको गड़बड़ हो जाएगा आपके लिए। हमारे पास टोटल 20 बीटल्स थे, 20 बीटल्स थे। ओके, अब जरा देखिए ए वाले कितने जीन हैं। 20 ये हो गए, 21, 22, 23, 24, 25, 26, यानी टोटल फ्रीक्वेंसी अगर निकालें, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज इक्वल टू, इसको हमने क्या माना था, पी। ये तो बोला था कि ए वाला जो जीन है इसके लिए हमने फ्रीक्वेंसी क्या मानी, पी की वैल्यू कैसे निकाली हमने, टोटल जीन्स, उस पॉपुलेशन के टोटल जीन से ए वाले को आप डिवाइड कर देंगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी निकल आएगी ए की। यानी टोटल जीन्स कितने हैं, 10। ये थे ऑर्गेनिज्म, कितने जीन हो गए, 10 में 20 और मल्टीप्लाई 2 कर दिया आपने, तो 20 ये 20 40 से हमने डिवाइड कर दिया, 40 से डिवाइड किया 26 को, रिजल्ट क्या आया 0.65। ये फ्रीक्वेंसी किसकी है, ए जीन की। ऐसे फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो आपको हो सकता है कोई दे दे कि 40 लोगों की पॉपुलेशन है, उन 40 लोगों में 10 लोगों में जीन ये है, 10 लोगों में ये है, 10 में ये है, 10 में ये है। तो आपसे पूछे कि भाई इसकी फ्रीक्वेंसी निकालिए, तो टोटल जीन्स, जिस भी चीज की फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, जिस जीन की फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, उस जीन को रख लीजिए और टोटल से डिवाइड कर दीजिए, टोटल जीनोटाइप से डिवाइड कर दीजिए। यानी अगर 40 लोग थे तो मैं टोटल जीनोटाइप होगा 40 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी 80 से डिवाइड करेंगे। ऐसे उस जीन की पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी निकल आएगी। ये देखिए फ्रीक्वेंसी आ गई ए की। क्यू की फ्रीक्वेंसी निकाली, क्यू वाले, क्यू किसको डिनोट कर रहा था, ए को। स्मॉल आर देख लीजिए कितने हैं, स्मॉल ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 थे, तो 14 लिख करके टोटल जीनोटाइप से डिवाइड कर दिया, इनकी फ्रीक्वेंसी आ गई। टोटल एलील फ्रीक्वेंसी क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, p + q = 1। ये हो गई। ऐसे फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं, किसी भी टोटल पॉपुलेशन में उस पर्टिकुलर जीन को जोड़ लीजिए, पर्टिकुलर जीन को ऊपर रखिए और उसको डिवाइड कर दीजिए टोटल जीनोटाइप से। सबके जीन्स काउंट करके टोटल जीनोटाइप डिवाइड कर देंगे, उस पर्टिकुलर जीन की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ठीक है। फिर नंबर ऑफ बीटल्स, अब देखिए ये तो फ्रीक्वेंसी निकाल दी उन्होंने। अब ये नंबर ऑफ बीटल्स देख रहे हैं कितने, 20। जीनोटाइप्स कितने ए के जीनोटाइप कितने हैं, 10 में है ऐसे, इसमें सिर्फ ए मौजूद है। ठीक है भाई, मान लिया। कैपिटल स्मॉल यानी हाइब्रिड वाले कितने हैं, 6 हैं, 1 2 3 4 5 6 लिख दिया है। स्मॉल इसमें वाले कितने हैं, 1 2 3 4 4 स्मॉल है। अब फ्रीक्वेंसी आप जीनोटाइप की देखो निकालना है, कैपिटल ए। अभी तक पर्टिकुलर जीन की निकाली जा रही थी, ए की केवल, अब जीनोटाइप की निकाल रहे हैं। पर्टिकुलर एक जीन था, अब 2 जीन हो गए, जीनोटाइप हो गया, तो जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी निकालना क्या, कैपिटल ए कितने, देखिए टोटल से डिवाइड कर दीजिए। टोटल कैपिटल ए कितने थे, 20 थे। 20 से 20 यानी पूरे पॉपुलेशन को लिख दिया हमने यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, कैपिटल ए जितने जीन थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बीटल ऐसे थे जिनके पास कैपिटल ए था। टोटल बीटल कितने थे, 20 थे, डिवाइड मार दीजिए, फ्रीक्वेंसी आ गई। ऐसे फ्रीक्वेंसी देखिए इधर भी आ गई और इधर भी आ गई। तो आपके लिए यहाँ तक बेहद जरूरी था फ्रीक्वेंसी निकालना और हार्डी-वीनबर्ग लॉ को समझना। तो वीडियो को पॉज करके आराम से देखिएगा जो चीजें मैंने बताई। फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए टोटल जीन्स को काउंट करें, पॉपुलेशन के टोटल जीन्स को काउंट करें, पॉपुलेशन के टोटल जीन्स को नीचे रखिए, उस जीन को जिसको हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है उसको ऊपर रखिए, डिवाइड मार दीजिए, उस जीन की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ठीक है। तो ये था हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल, हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम लॉ, कि हर एक उसमें जो भी हो हमारे एलील्स की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी। तो अब ये जो आपने ए और बी की देखी फ्रीक्वेंसी, अगर इतनी पॉपुलेशन रहेगी तो इनकी फ्रीक्वेंसी इतनी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। चलिए अब देखते हैं कि हमारे कुछ फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम लॉ। चलिए फैक्टर्स की बात करते हैं। तो फैक्टर की बात करें तो हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम जो फैक्टर है, कौन कौन से फैक्टर हैं, ये बात समझिए आप समझिएगा। जैसा कि अभी आपने देखा कि 20 बीटल्स थे, 20 में 4 येलो कलर के बीटल्स थे, बाकी 16 बीटल्स हमारे रेड थे। अब ये बताइए अगर किसी तरीके से 14 रेड बीटल्स में म्यूटेशन हो जाए
किसी एक में म्यूटेशन हो जाए। आपने पढ़ा है ह्यूगो डिवरीज में, अभी लास्ट वीडियो आपने देखा मेरा, जहां पर इवोल्यूशन का कारण था एक म्यूटेशन, सडन चेंज हो जाना। अब अगर उन 14 में किसी के जीन में सडन चेंज हो गया तो जहां 14 थे अब एक बदल गया तो अब केवल 13 ही बचे, बिगड़ जाएगा हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम लॉ। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स दिखाए जा रहे हैं, आपको बताया जा रहा है जो इस पॉपुलेशन में इक्विलिब्रियम के लॉ को तोड़ देते हैं, बिगाड़ देते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं। पहला होगा जीन माइग्रेशन, सेकंड जेनेटिक ड्रिफ्ट, थर्ड म्यूटेशन, फोर्थ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, फिफ्थ नेचुरल सिलेक्शन। एग्जाम में जेनेटिक ड्रिफ्ट इंपॉर्टेंट है बहुत, नेचुरल सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है बहुत, इन दो पे ज्यादा फोकस रखिएगा, बाकी एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। चलिए आते हैं एक हम सबसे पहले चलते हैं जीन माइग्रेशन। आप देख रहे हैं एक पॉपुलेशन ब्लू बर्ड्स की है, एक पॉपुलेशन रेड बर्ड्स की है। अभी यहां पर रेड बर्ड के नंबर 4 थे, केवल रेड ही यहां पर बर्ड्स थी हमारी, यहां पर इतने में सिर्फ हमारी ब्लू बर्ड्स थी। लेकिन ये बर्ड यहां से माइग्रेट कर गई, ये बर्ड यहां से माइग्रेट कर गई और माइग्रेट करके इस पॉपुलेशन में आ गई। अब अगर माइग्रेट करके इस पॉपुलेशन में आ जाती है, इसको रेड रखिएगा, इस पॉपुलेशन में आ जाती है तो अब तो बिगड़ गया। अभी तक केवल 4 के 4 ब्लू ही थे, लेकिन अब तो एक रेड ने एंट्री मार दी है, बिगड़ गया यहां का पॉपुलेशन सिस्टम। पॉपुलेशन बी में क्या घटना घट रही, अभी तक केवल वहां पे रेड ही थे, लेकिन भाई साहब ब्लू वाले उड़ के चले आए, और जब भाई साहब ब्लू वाले उड़ के चले आए तो यहां भी घटना अलग हो गई। अभी तक एलियन की फ्रीक्वेंसी कुछ और आती, अब एलियन की फ्रीक्वेंसी कुछ और आएगी, हार्डी-विनबर्ग लॉ ब्रेक हो गया। ये वो फैक्टर है जो डिस्टर्ब करते हैं। तो जीन माइग्रेशन क्या है, जैसे कि आप एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और उस यूनिवर्सिटी में आपकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो पा रही बिकॉज आपका ट्रांसफर हो रहा है, आपके फादर का ट्रांसफर हो रहा है, आपको छोड़ना पड़ रहा है वो यूनिवर्सिटी। तो हम क्या करते हैं, माइग्रेशन सर्टिफिकेट बनवाते हैं कि सर ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ माय फादर आई विल नॉट कंटिन्यू इन दिस यूनिवर्सिटी। देन आपको माइग्रेशन का लेटर दिया जाएगा, ठीक है भाई आप दूसरी यूनिवर्सिटी में जाएं। दूसरी यूनिवर्सिटी में अगर 1000 बच्चा था तो आप वहां पहुंच गए 1001 हो गए बच्चे, वहां की फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब हो गई। सेम यही हो रहा है हमारे जीन माइग्रेशन में, हम जाते हैं तो हमारा जीन भी जाएगा। ये रेड बढ़ जाएगी तो इस रेड बर्ड का जो भी जीन रहा होगा, मान लीजिए एच जीन गया होगा, ये जीन यहां पर पहुंच करके इस बी जीन को डिस्टर्ब कर देगा, यानी इक्विलिब्रियम का लॉ टूट जाएगा। अभी तक सब इक्विलिब्रियम का 4 के 4 बर्ड थी, लेकिन अब आ गए 4 बर्ड एक अलग और एक रेड बर्ड अलग आ गई, इक्विलिब्रियम ब्रेक हो गया। इसी को हमने बोला जीन माइग्रेशन। थ्योरी कॉपी करके राइट कर सकते हैं आप। सेकंड, जेनेटिक ड्रिफ्ट, बहुत अच्छे से यहाँ पर दिखाया गया है कि एक ह्यूमन के जूते से किसी बीटल्स के पॉपुलेशन पे पैर पड़ गए। ग्रीन बीटल्स 3 थे स्टार्टिंग में, लेकिन पैर पड़ने के बाद केवल एक ही ग्रीन बीटल बचा, यानी किसी एक्सीडेंटल के कारण, कोई नेचुरल डिजास्टर के कारण एक पॉपुलेशन में भारी कमी आ गई। एक डिजास्टर ही हुआ, किसी ने पैरों से कुचल दिया, जो हमारे 3 ग्रीन बीटल्स थे अब एक ही ग्रीन बीटल्स बचा। तो देखिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बिगड़ जाएगी। अभी तक 4 6 हमारे पास ब्राउन बीटल्स थे और 3 हमारे पास ग्रीन बीटल्स थे, अब बिगड़ गया, अब 6 बचे ब्राउन और बचा एक ग्रीन। यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम लॉ ब्रेक हो जाता है, ये इक्विलिब्रियम लॉ को तोड़ देते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है आपको एक और चीज, यहाँ पर बहुत कंफ्यूजिंग टर्म्स होते हैं सब, तो मैं इसको समझा रहा हूँ, अच्छे समझ लीजिएगा विद डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। तो एक टर्म यही जुड़ता है फाउंडर इफेक्ट, कि जब जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है, तो बेटा जेनेटिक ड्रिफ्ट को समझ लीजिए। जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब है जीन्स में सडन कुछ कमी हो गई, हो भी सकता है। एक जंगल है, जंगल में आग लग गई, पता चला वहां पर 100 लायंस थे, 20 एलिफेंट्स थे। अब अगर आग लग गई, हो सकता है कुछ लायन मर जाएंगे तो 100 में अगर एक भी कम हो गया तो फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब होगी। अब आप 100 सेव नहीं कहोगे, आप कहोगे 99 लायन बचे। तो
ये एक डिजास्टर के कारण, किसी नेचुरल कैलामिटी के कारण हमारे जीन्स में कमी आ जाती है और उस कमी के कारण हमारा फाउंडर इफेक्ट हार्डी-वीनबर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है। तो जेनेटिक का मतलब समझ जाइए कि बाय द चांस नेचुरल डिजास्टर हो सकता है, चांस फ्लड हो सकता है, उसके कारण हमारे एक पॉपुलेशन में कमी आ जाती है, जिस कारण हमारे जीन्स में भी लॉस हो जाता है। जैसे कि आप देखिएगा यहाँ पर कुछ फ्रॉक्स थे और यहाँ पर 3 रेड वाले फ्रॉक्स क्या हो गए, ये गिर गए, कहीं से मर गए, डेथ हो गई इनकी, अब केवल इतने ही फ्रॉक बचे, तो फ्रीक्वेंसी तो डिस्टर्ब होनी ही होनी है। तो किसी एक्सीडेंटल के कारण, किसी चांस के कारण हमारी फ्रीक्वेंसी में कमी आ जाना, इसको हम जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। अब देखिए जेनेटिक ड्रिफ्ट का एक और एग्जांपल, आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ येलो बीटल्स है, कुछ रेड बीटल्स हैं, ये लोग कहीं जा रहे थे, लेकिन उनमें से एक रेड बीटल रास्ता भटक गया, रास्ता भटक के वो दूसरे इलाके में चला गया। अब जब वो दूसरे इलाके में चला गया तो ये रेड बीटल्स ने एक नई पॉपुलेशन तैयार करी। ये रेड बीटल अभी तक यहाँ पर येलो वाले नेता हुआ करते थे, येलो वाले नेता थे, आगे आगे चल रहे हैं, नेता है, लेकिन किसी तरीके से रेड वाला बाहर हट गया, रास्ता भटक गया, भटकता रहा कुछ दिनों तक। इसके बाद इसने रिप्रोडक्शन के थ्रू बच्चे दिए होंगे, या हो सकता है इनके भाई के साथ एक लोग रेड वाले और निकल आए होंगे, 2 लोग रहे होंगे, या हो सकता है लेडी प्रेग्नेंट रही हो, कुछ भी काम हो सकते हैं। कुल मिलाकर के एक पॉपुलेशन से, एक पॉपुलेशन का एक आदमी बाहर निकला या 2 आदमी बाहर निकले, इन्होंने एक नई दुनिया बसाई, और जब एक नई दुनिया बसी तो इन्होंने अपना क्या किया, एक नया आयाम खड़ा कर दिया, एक नई पॉपुलेशन खड़ी कर दी। सिंपल सी बात है, जो भाई साहब रास्ता भटक गए थे, ये इस पॉपुलेशन के मालिक थे, ये थे फाउंडर। इन्हीं के कारण जो एक नई पॉपुलेशन बन गई, इसे बोलते हैं फाउंडर इफेक्ट। ये एक आइलैंड पे चले गए, अपनी जिंदगी जी रहे। मींस जहां कभी नेता येलो वाला हुआ करता था, आज नेता ये रेड वाले हैं, और यही जो रेड वाले हमारे नेता है, जो लीडर है, यही हो गए फाउंडर, इसलिए इसको बोलते हैं फाउंडर इफेक्ट। यानी किसी पॉपुलेशन की, ऑर्गेनिज्म की नई जगह पर जाने से वो पॉपुलेशन, जो पुरानी वाली पॉपुलेशन थी, जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी, वो एक नया पॉपुलेशन तैयार करता है, इसे बोलते हैं फाउंडर इफेक्ट। ओके, थ्योरी आपको यहां से मिल जाएगी, फाउंडर इफेक्ट थ्योरी देख लीजिएगा, कोई दिक्कत हो बता दीजिएगा। म्यूटेशन, ये तो मैं डिस्कस किया ही किया कि कोई पॉपुलेशन है, वहां पे म्यूटेशन से कुछ चेंज हो जाए तो सिंपल सी बात है, फिनोटाइप भी चेंज हो जाए। 100 लोग हम लोग खड़े थे, सभी लोग मिलके, 100 लोगों में 50 लोग टॉल थे, 20 लोग ड्वार्फ थे, और 20 जो पीपल्स थे वो कैसे थे, हाइब्रिड थे। लेकिन अचानक 100 लोगों में रिप्रोडक्शन के थ्रू कुछ म्यूटेशन हुआ, म्यूटेशन में क्या हो गया, सारे के सारे ड्वार्फ हो गए। तो म्यूटेशन का मतलब सडन चेंज, सडन चेंज होने के कारण भी जीन की फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस आ सकता है, ये हमारा म्यूटेशन है। हमारा 4th पोजीशन पे आता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो एक चीज होती है क्रॉसिंग ओवर, ये आपने पढ़ा हुआ है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। जब क्रॉसिंग ओवर होता है तो सडन हमारे जीन्स क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। मींस आप अगर देखें, एक मम्मी पापा के साथ आप 2 बेटे या बेटी जो भी हो, आप देखेंगे उनमें वेरिएशन है। पापा मम्मी तो एक ही है, बच्चों में वेरिएशन क्यों आ गया, बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान क्रॉसिंग ओवर होता है, और उस क्रॉसिंग ओवर में डीएनए एक्सचेंज होते हैं, जिस कारण ऑर्गेनिज्म में, पॉपुलेशन में वेरिएशन आ जाता है। ये भी हमारे हार्डी-वीनबर इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करता है। इस तरीके से जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो गया। एंड हम अब चलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। मेंडल ने सबसे पहले नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बताया था कि किसी कारण से नेचर ही सिलेक्ट करती है एक नई पॉपुलेशन को। क्या होता है नेचुरल सिलेक्शन, ये मेरे लास्ट वीडियो में अच्छे से मैंने पढ़ाया है कि नेचुरल सिलेक्शन क्या है। नेचर सिलेक्ट करती है आपको कि आप इस पॉपुलेशन में, इस धरती पे रहने के काबिल हैं या नहीं। तो बेटा हुआ क्या, जेनेटिक इक्विलिब्रियम या हार्डी-वीनबर इक्विलिब्रियम, जहां पे सारे जीन्स की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है पॉपुलेशन में, वो इस कारण से भी डिस्टर्ब होती है। कैसे, पहले मैं अपने स्टाइल से समझाता हूं। इंसानों के, या छोड़िए, किसी एनिमल, डॉग, एक पॉपुलेशन में 50 डॉग्स थे। उन 50 डॉग्स में एक प्लेस से
यानी जहां बहुत गर्मी पड़ रही थी वहां से इन लोगों ने चलना चालू किया। चलते गए और आगे बढ़े। खाने की कमी, आइलैंड था, आगे पानी, कितनी दूर तक जाएंगे। उनमें से कुछ डॉग्स ऐसे थे जिनके बॉडी में फर कम था। फर मतलब जो उनकी हेयरी बॉडी होती वो कम थी। गर्मी ज्यादा थी, फर जितना ज्यादा होगा बॉडी को हीट उतना करेगा। फर कम थे। फर कम होने के कारण वो सरवाइव करना चालू कर दिए उस गर्मी वाले इलाके में। लेकिन जिनके बॉडी में फर बहुत ज्यादा थे, पफी फर थे, सिंपल सी बात है क्यों मारे जाएंगे, क्योंकि उनकी बॉडी में हीट बहुत बनेगी। तो हमारे जो ये कम बाल वालों ने एडेप्टेशन किया, उस माहौल में अपने आप को ढाला, हो सकता है कि उन्होंने अपने बालों को रगड़ रगड़ के हटा दिया, किसी बॉडी से रगड़ रगड़ के रिमूव कर दिया। बाल हटते ही उनके बॉडी में उस गर्मी को झेलने की थोड़ी क्षमता आ गई। साल 2 साल उन्होंने रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया। आने वाली जनरेशन धीरे धीरे करते हुए उस गर्मी को अडॉप्ट कर गई। इस गर्मी को अडॉप्ट जिसने कर लिया, नेचर ने उसको सेलेक्ट कर लिया कि तुम सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हो, तुम काबिल हो इस इलाके में रहने के लिए। यही है नेचुरल सिलेक्शन। तो नेचुरल सिलेक्शन 3 तरीके से ऑर्गेनिज्म करता है। एक नेचुरल सिलेक्शन होता है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, सेकंड डायरेक्शनल सिलेक्शन एंड एक थर्ड हमारा डिसरप्टिव सिलेक्शन। तीनों के बारे में बारी-बारी करके जानते हैं क्या क्या है। पहले चलते हैं स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। ये है क्या? पहले मैं एग्जांपल देता हूं, फिर समझिएगा। एक कोई पॉपुलेशन है, वहां पे टॉल लोग भी हैं, ड्वार्फ भी हैं एंड एवरेज हाइट वाले भी हैं, यानी शॉर्ट हाइटेड भी हैं। शॉर्ट हाइटेड भी हैं। आप देखेंगे ह्यूमन की पॉपुलेशन में ले लें, कोई लंबा है, कोई टॉल है, कोई शॉर्ट है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो एक पॉपुलेशन में एवरेज हाइट वाले ज्यादा मिलेंगे आपको। वो हर जगह फिट है, एवरेज हाइट वाले हर जगह फिट है। यानी जब कोई पॉपुलेशन, जब किसी पॉपुलेशन में मेन एलील ना बढ़े, मेन क्या है भाई, टॉल डोमिनेंट है तो मेल एलील है, कह रहा मेन एलील ना बढ़े जबकि एवरेज एलील वाले कैरेक्टर आगे बढ़े, तो इसको हमने क्या बोला, स्टेबलाइजिंग। स्टेबल है, बहुत बड़ा दरवाजा है, बहुत बड़ा दरवाजा है, जिसकी हाइट बहुत ज्यादा है, वो टॉल के लिए भी ज्यादा रहेगी और डॉट के लिए तो बहुत ही ज्यादा रहेगी। बहुत छोटा दरवाजा है, टॉल वाले के लिए भी बहुत दिक्कत है, डॉर्फ वाले के लिए भी दिक्कत है। यानी आप देखेंगे तो सुटेबल एवरेज हाइट वाले लोग ही होंगे। हाइट बहुत ज्यादा है, आपको लड़की नहीं मिलेगी आपके हाइट की। डॉर्फ बहुत ज्यादा है, तब भी नहीं मिलनी है। लेकिन एक एवरेज हाइट वाले के लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। कहने का सिर्फ मेरा मतलब यही है कि जब कोई सिलेक्शन कर रहा है नेचर किसी को, सिर्फ एवरेज वाले को, मीडियम कैरेक्टर वाले को, तो ऐसे हम नेचुरल सिलेक्शन को स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन कहते हैं। इसे देखिए एकदम मिड में, ग्राफ के एकदम मिड में लाइन जा रही है। मिड में क्यों? क्योंकि मीडियम किसमें होगा, बीच में ही होगा। ये हाइपर है, ये लोअर है, इनके बीच में है हमारा शॉर्ट हाइट। तो जब कोई पॉपुलेशन में एवरेज कैरेक्टर वाले फिनोटाइप अपना जगह बनाते हैं, सिर्फ एवरेज वाले ना टॉल कुछ कर पा रहे हैं ना डॉर्फ कुछ कर पा रहे हैं, एवरेज वाले ने अपना काम कर लिया, तो आप इस पॉपुलेशन को बोलेंगे स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन हो गया, केवल एवरेज। तो यहां पर याद रखना है एवरेज हाइट, ठीक है, तो ये बीच में रहेगा। अब देखिए पीक गेट्स हायर एंड नैरोअर। अब देखो पीक एक डायरेक्शन में भाग रहा है इस तरफ, ठीक है, तो ये पहला तो हो गया हमारा स्टेबलाइजिंग। याद रखिएगा, स्टेबलाइजिंग हाइट से याद रखिएगा, टॉल है, डॉर्फ है, लेकिन उनके बीच में जो एवरेज हाइट वाले हैं, वो जब नेचर उन कैरेक्टर को सेलेक्ट करती है तो वो होता है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। नेक्स्ट आ जाइए डायरेक्शनल सिलेक्शन। अभी तक एवरेज में था, डायरेक्शन में क्या हो गया, पीक शिफ्ट हो रहा है डायरेक्शन में, यानी यहां पर वन एक्सट्रीम और मोर फेवर्ड मींस अब
जो आप मीडियम में, हम लोग मीडियम वालों को सेलेक्ट कर रहा था नेचर, अब नेचर सेलेक्ट कर रहा है केवल टॉल वालों को। डॉर्फ भी खत्म, एवरेज भी खत्म, नेचर ने उनको सेलेक्ट किया। जैसे अगर बात करें तो लैमार्क जी ने हमें बताया था कि अफ्रीका में जो हमारे डियर होते थे वो सॉल्ट हाइड्रेट होते थे, लेकिन जैसे जैसे ग्रासेस खत्म हुई गर्मी के कारण, वैसे जिन जिराफ्स ने अपनी हाइट को बढ़ाने की कोशिश करी वो जिंदा रहे, बाकी ड्वार्फ वाले खत्म हो गए और आज जिराफ लंबे हो गए। यानी जब किसी पॉपुलेशन, जब नेचर एक एक्सट्रीम कैरेक्टर को सेलेक्ट करे, एक्सट्रीम फिनोटाइप को सेलेक्ट करे, तो वो होता है डायरेक्शनल। सिर्फ एक डायरेक्शन में सिर्फ एक ही लोग को चुनेगा, 3 लोग को नहीं चुनने वाला, एवरेज को नहीं चुनने वाला, एक्सट्रीम चुन रहा है। तो इसलिए टॉल जिराफ बचे रहेंगे क्योंकि पेड़ टहनियां ऊंचाई पे होते थे। नेक्स्ट, डिसरप्टिव। डिसरप्ट हो गए। अभी तक भाई साहब एवरेज वालों को नेचर ने सिलेक्ट किया, देन एक्सट्रीम कैरेक्टर को सिलेक्ट किया, अब नेचर कह रही है कि दोनों लोगों को सिलेक्ट करो, तो यहां पर टॉल भी सिलेक्ट किए जाएंगे। देखिए टॉलनेस और डॉर्फनेस सिर्फ मैं एक नाम बोल रहा हूं आपको समझाने के लिए, आपको समझ में आ जाए। तो एक टॉल भी यहां पर बनेगा और डॉर्फ ने भी अपनी जगह बनाई ड्यू टू एडॉप्टेशन। 2 पीक हमें मिल रहे हैं, इसलिए डिसरप्ट हो गया, डिसरप्टिव बन गया। एक ही पीक था, मिडिल पे स्टेबलाइजिंग था, पीक शिफ्ट हो रहा है, तो क्या हुआ, डायरेक्शनल हुआ। अब डिसरप्ट हो गया तो नेचुरल क्या हो गया, डिसरप्टिव सिलेक्शन। जैसे डार्विन फिंचेस क्या थी, गैलापागोस आइलैंड पे एक बर्ड पाई जाती थी, लेकिन उस बर्ड से एडाप्टेशन के थ्रू कई सारी बर्ड्सें बन गई। तो क्या हो गया, डिसरप्टिव हो गया। एक ही कोई कैरेक्टर नहीं चुना गया, ना मीडियम चुना गया, ना टॉल चुना गया, अब अलग अलग कैरेक्टर चुने गए, यानी नेचर ने अलग अलग तरीके से पॉपुलेशन को चुना। इस तरीके से ये डिसरप्टिव हो गया। तो एग्जांपल्स को याद में रखेंगे तो नेचुरल सिलेक्शन कुछ नहीं है। पहले एग्जांपल जो मैंने बताया, एक में सिर्फ एवरेज को चुना गया स्टेबलाइजिंग, एक में सिर्फ एक्सट्रीम कैरेक्टर को, यानी कि हम मान लें टॉलनेस को चुना गया क्योंकि टॉल वाले जिंदा रहेंगे, डायरेक्शनल। एंड जब डिसरप्टिव हो जाएगा, टॉल भी चुने जाएंगे, डॉर्फ भी चुने जाएंगे, तो ये हो गया क्या हमारा, डिसरप्टिव। क्लियर? और इसके साथ हम अपने इस लेक्चर को आज ही खत्म करते हैं। तो हमारा जो लेक्चर था आज का, वो लेक्चर आपने बहुत अच्छे से समझा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। हार्डी विनवर जो मैथमेटिकल था, आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, लेकिन अगर मैथमेटिकल एनालिसिस आप समझ पाए तो बहुत बढ़िया बात है। तो आज हमने हार्डी विनवर प्रिंसिपल को फिनिश किया एंड हमने हार्डी विनवर प्रिंसिपल को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में भी जाना, जिससे क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट मेरा वीडियो ह्यूमन इवोल्यूशन से रिलेटेड होगा और आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते हैं। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।